नमस्कार साथियों। आज बात करेंगे एक पूर्वी अफ्रीकी देश के बारे में और वो देश है रवांडा। रवांडा इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि ऋषि सुनक की जो सरकार है उसने हाउस ऑफ लॉर्ड में बीती रात को एक बिल पारित कर दिया है, रवांडा बिल जिसे कहते हैं। और इसके माध्यम से कई ऐसे देश हैं, कई ऐसे मानवाधिकार संगठन हैं जो ऋषि सुनक की आलोचना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ब्रिटेन मानवाधिकार के उल्लंघन की राह पर जा रहा है। क्या है पूरा मामला, इस पर चर्चा करेंगे साथियों। लगभग 4000 मील की दूरी पर स्थित है रवांडा देश ब्रिटेन से, और 6500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये जो देश है, इसके अगल बगल के जो देश हैं पहले अगर उसको हम देखें तो केन्या यहां पर स्थित है, तंजानिया है, कांगो है और कई ऐसे युगांडा जैसे देश हैं जहां पर हिंसा होती रहती है, जहां सिविल वॉर होता है, एथनिक क्लिंजिंग होती है, निर्जाति संहार है, जेनोसाइड के मामले सामने आते हैं। तो कुल मिलाकर के ये ऐसे देशों से घिरा हुआ है और खुद इस देश में ऐसी समस्याएं व्याप्त हैं जहां पर मानवाधिकार उल्लंघन की स्थिति देखी जा सकती है। अब मूल मुद्दे पर आते हैं कि जो रवांडा बिल है वो क्या है और क्यों ऋषि सुनक इस पे अपना एक ठोस कदम आगे बढ़ा रहे हैं कि उन्हें रवांडा बिल को हाउस ऑफ कॉमन्स में भी पास कराना है और इससे एक मैसेज देना है दुनिया को कि ब्रिटेन अपने राष्ट्रीय हितों के लिए, अपने सुरक्षा के संदर्भ में काफी अडिग है। साथियों, ये जो बिल है इसके माध्यम से जो भी इलीगल माइग्रेंट इंग्लिश चैनल को पार करके, यानी जो भी रिफ्यूजी हैं कहीं के भी या एस्लम सीकर्स हैं जो शरण की चाह रखने के लिए ब्रिटेन में प्रवेश करेंगे अवैध रूप से, उन्हें पहले रवांडा भेजा जाएगा और रवांडा जाकर के पहले उनके जो क्लेम्स हैं यानी रिफ्यूजी स्टेटस जो वो पाना चाहते हैं उसके लिए एक प्रोसेसिंग होगी और ये चेक किया जाएगा कि क्या वो रिफ्यूजी का दर्जा ब्रिटेन में पाने के लायक हैं, क्या वो ब्रिटेन के जो सुरक्षा से संबंधित हित हैं उसमें कोई खलल तो नहीं डालेंगे। तो पहले एक टेस्टिंग जोन में उनको रख करके देख लिया जाए, तो वहां पर अगर जो उनके क्लेम्स हैं वो सही तरीके से प्रोसेस्ड हो गए तब तो उन्हें ब्रिटेन में जो है शरण मिल जाएगी। अगर नहीं होता है तो वो अन्य आधारों पर रवांडा में एस्लम सीकर के लिए यानी शरण पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। और ऐसा भी अगर नहीं होता है तो वो किसी तीसरे सेफ कंट्री में जो सुरक्षित हो, थर्ड कंट्री में जाकर के आवेदन कर सकते हैं और वहां रह सकते हैं। अब इसके चलते बहुत से मानवाधिकार संगठन कह रहे हैं कि जो यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स है जिसका कि ब्रिटेन सिग्नेटरी है, उस पर हस्ताक्षर किया है, उसका वायलेशन है। और जो ब्रिटेन का सुप्रीम कोर्ट है उसने नवंबर 2023 में इस पॉलिसी को, ये जो ब्रिटेन ने रवांडा बिल पारित करने का ठाना है, इसे असंवैधानिक घोषित किया था, इसे अनलॉफुल घोषित किया था। और उसमें यह था कि मानवाधिकार संरक्षण के लिए बहुत जरूरी है कि जो भी एस्लम सीकर्स आ रहे हैं उन्हें इतनी ज्यादा टॉर्चर और इनह्यूमेन तरीके से उनके बारे में न देखा जाए और ब्रिटेन कुछ मानवाधिकार से संबंधित भी बेहतर तरीके से कार्यवाही करे। तो उसके बाद ब्रिटेन ने इस तरीके का जो उसमें अमेंडमेंट किया है रवांडा बिल में कि जब प्रोसेसिंग हो जाएगी हम उन्हें देंगे, शरण देंगे, लेकिन अपने हितों को उसने पूरा आगे रखा है। साथियों, ये जो मामला है इससे हमें कई प्रसंग जोड़ने को मिलते हैं। जैसे अगर हम सबसे पहले भारत के कॉन्टेक्स्ट में भी रिफ्यूजियों की स्थिति को जोड़ें तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस का एक कन्वेंशन है रिफ्यूजी पर जिसे हम वियना कन्वेंशन कहते हैं। 1951 में यह कन्वेंशन अडॉप्ट किया गया था और इसमें साफ साफ जो आर्टिकल 3 है वो नॉन रिफाउलमेंट प्रिंसिपल की बात करता है। नॉन रिफाउलमेंट प्रिंसिपल का मतलब यह होता है कि कोई भी रिफ्यूजी अगर किसी एक देश में, मेजबान देश में रह रहा है तो वो देश जबरदस्ती फोर्सफुली उसे किसी दूसरे देश में नहीं भेज सकता अगर उसे ये भरोसा है कि ऐसा करने से उस रिफ्यूजी का या एस्लम सीकर का जो एग्जिस्टेंस है, जो भौतिक अखंडता है, उसके जीवन का अंत हो जाएगा। तो ऐसा कार्य नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से जो अलग अलग और भी कानून बने हैं, यूनाइटेड नेशंस के कन्वेंशन है, एक यूनाइटेड नेशंस का एंटी टॉर्चर कन्वेंशन है जो 1987 में आया था, उसमें भी आर्टिकल 3 में इस तरीके की बात की गई है कि किसी के साथ भी अमानवीय आचरण नहीं किया जा सकता। अब भले ही इंग्लिश चैनल से छोटी छोटी बोट्स में बैठ करके लोग शरण लेने के लिए ब्रिटेन में आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सब अपराधी ही हैं या वो क्रिमिनल हैं या टेररिस्ट हैं, सेपरेटिस्ट हैं और ब्रिटेन की सुरक्षा को बहुत ज्यादा बाधित कर देंगे। तो ब्रिटेन जिस तरीके से सोच रहा है
उस दिशा में उसे थोड़ा और सेंसिटिव तरीके से सोचने की जरूरत है। और इसीलिए कई ऐसे प्रावधान समय समय पर किए जाते रहे हैं ग्लोबल लेवल पर भी, और साथ साथ यूरोपियन यूनियन के लेवल पर, यूरोप के स्तर पर भी प्रावधान किए जाते रहे हैं, ताकि कोई गलत तरीके से शरणार्थियों के साथ ट्रीटमेंट न कर पाए। साथियों, यहां हमें डबलिन रेगुलेशंस के बारे में भी समझने की जरूरत है। डबलिन जो रेगुलेशन है वो ये कहता है कि कोई भी एस्लम सीकर या कोई भी रिफ्यूजी है, अगर वो यूरोप के किसी देश में पहुंचता है तो जहां पर वो पहली बार अपना कदम रखेगा वहीं पर उसको रिफ्यूजी स्टेटस देने के लिए आवेदन वगैरह किया जाएगा, और एक जिम्मेदारी लेनी होगी कि मानवाधिकार का उल्लंघन न हो पाए। लेकिन ब्रिटेन ने इसे मानने से इनकार कर दिया। ब्रिटेन का ये जो रुख है वो अपने नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के है, और ब्रिटेन कई अवसरों पर ऐसे निर्णय करता रहा है जिसमें हमें ये पता चलता है कि उसे जो ग्लोबल लॉज हैं या यूरोपियन यूनियन के जो कानून हैं उसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो इंडिपेंडेंट तरीके से काम करना चाहता है। ऐसा ही एक मामला है साथियों शेंजन एग्रीमेंट से रिलेटेड। 1980 के दशक में जो यूरोप था, इसे बॉर्डरलेस यूरोप बनाने के लिए, यानी फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, कैपिटल, लेबर, ये सब जो हैं, और सर्विसेज भी, इन सब का मुक्त प्रवाह होने लगे। इसके लिए यूरोप के देशों में वीजा, पासपोर्ट, जो इमिग्रेशन और एमिग्रेशन से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स थे, इन सबको खत्म कर दिया गया ताकि एक बॉर्डरलेस यूरोप बन सके। तो शेंजन एग्रीमेंट उसके लिए लाया गया था। साथियों, उसी समय ब्रिटेन ने अपना ये दिखा दिया था, रिलक्टेंस, अपना अप्रोच दिखा दिया था कि वो शेंजन एग्रीमेंट से नहीं जुड़ेगा क्योंकि इस तरीके की कार्यवाही से उसके हित बाधित होंगे। बाद में जब ब्रिटेन ने देखा कि यूरोपियन यूनियन में सदस्य बने रहने के चलते उसे आर्थिक लॉस हो रहा है, इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, वो सही तरीके से अपनी आर्थिक नीतियां खुद से नहीं बना पा रहा है, इकोनॉमिक पॉलिसीज, एफटीए पॉलिसी, रिफ्यूजी के मामले में अपनी पॉलिसी इंडिपेंडेंटली नहीं बना रहा है, तो फिर उसके मन में ये आया कि वो ब्रिटेन के मन में यह आया कि वो ईयू को छोड़ दे, और उसे ब्रेक्सिट के रूप में देखा गया। तो इस तरीके के जो आचरण हैं वो ये बताते हैं कि ब्रिटेन जैसे देश या कोई भी ऐसा जो विकसित देश है वो अपने हितों को पहले रखता है, ब्रिटेन फर्स्ट के प्रिंसिपल पर काम करता है। लेकिन इसके साथ साथ दुनिया भर में मानवाधिकार संरक्षण भी जरूरी है। साथियों, यहां मुझे ध्यान आता है जॉर्डन का। जॉर्डन एक ऐसा देश है, जब कोविड काल चल रहा था, कोविड पैंडेमिक, तो पहला देश था दुनिया का जिसने जो रिफ्यूजी और एस्लम सीकर्स हैं इनको भी वैक्सीनेशन, फ्री वैक्सीनेशन की सुविधा देने का उसने निर्णय किया था, और इसकी काफी सराहना हुई थी। तो ऐसे भी देश हैं जो इस तरीके की कार्यवाही करते हैं, और बहुत से ऐसे देश हैं जो चाहते हैं कि मेडिटेरेनियन सी का रास्ता अपनाते हुए जो भी एस्लम सीकर्स अलग अलग देशों से आ रहे हैं उन सबको रोक दिया जाए। साथियों, पूरी दुनिया में आज कई प्रकार के विवाद चल रहे हैं, आप सभी इससे वाकिफ हैं। सिविल वॉर हो रहा है, वॉर की सिचुएशंस हैं, और अलग अलग प्रकार की ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करने वाले नॉन स्टेट एक्टर्स भी काम कर रहे हैं दुनिया में, जिसके चलते कई देशों में वहां के जो लोकल सिटीजन्स हैं उनका वहां रहना दूभर हो गया है। वो किसी दूसरे देश में जाकर खुलकर सांस लेना चाहते हैं। उनके जो बच्चे हैं, जो पत्नियां हैं, और अलग अलग लोग हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, वो सांस नहीं ले पा रहे हैं। सोचिए कि म्यांमार में क्या स्थिति है, म्यांमार में कैसे कोई रह सकता है, वेनेजुएला में इस तरीके की कंडीशंस देखी गई, अफगान तालिबान में अगर देखें, तालिबान जिस तरीके की जाति करता है, वहां से अफगान रिफ्यूजी ईरान में, पाकिस्तान में, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं। इसी तरीके से जो तमिल रिफ्यूजी हैं या जो तिब्बतन रिफ्यूजी हैं, वो किस तरीके से चाइना के प्रकोप से बचने के लिए भारत में आए। रोहिंग्या जो शरणार्थी हैं उन्हें किस तरीके से टॉर्चर किया गया, एक खूनी रक्तपात कैसे म्यांमार में हुआ और वो भारत में आए, और अब इनके हितों की सुरक्षा के लिए कार्रवाई करना आवश्यक है। तो साथियों, आप सभी का क्या विचार है इस मुद्दे पर? जो ऋषि सुनक का ये जो प्रयास है कि पहले उन्हें रवांडा भेजा जाएगा, चेक किया जाएगा कि क्या रवांडा एक सेफ कंट्री है और रवांडा जैसे देश में वो शरणार्थी का स्टेटस पाने के लायक हैं, उसके बाद उन्हें ब्रिटेन में शरण दी जाए, ये कहां तक उचित है, मानवोचित है? इसके बारे में आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। अगर कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में साझा करें। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।